जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको इस चैनल पर। देखते हैं आज बीपीएससी पूर्वावलोकन का प्रश्न जो 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक जितने भी प्राचीन भारत से प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में मिल जाएंगे और ये 70वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। ये 64वीं बीपीएससी में 2018 में पूछा गया। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसको? ताम्रपाषाण युग को। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आंसर, ताम्रपाषाण युग। ये 44वां बीपीएससी में पूछा गया है 2000 में। सारे प्रश्न बीपीएससी के ही होंगे प्रीवियस ईयर, जो घटना चक्र में दिया हुआ है वही प्रश्न होंगे और आंसर भी वही होंगे। प्रश्न संख्या 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के जो बर्तन में जो उपयोग हुआ था रंग का वो लाल था। कौन? लाल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल। प्रश्न संख्या 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक युग में। किस युग में? आद्य ऐतिहासिक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग। ये 39वीं बीपीएससी में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ पक्की ईंट की इमारत भी बनी थी और पूजा स्थल भी था और कला होगा, कला और वास्तुकला भी यहाँ पर प्रसिद्ध था। इसीलिए इसका ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 5, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। किसे? लोथल को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लोथल। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है। तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल था। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोथल। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में लोथल है, ये बताएं। अभी भोगवा नदी के तट पर है, बंदरगाह भी है लोथल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो प्राप्त हुआ है वो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी घाटी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, घोड़ा। प्रश्न संख्या 11, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है वो गंधार और मथुरा दोनों शैली में प्राप्त होती है। तो इसीलिए ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा,
उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो गंधार शैली कब फली फूली थी? तो ये कुषाणों के समय फली फूली थी। कब? कुषाण के समय। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुषाण के समय। प्रश्न संख्या 13, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 14, यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का अशोक के 13वां शिलालेख में वर्णन है। तो यहाँ पर 13वां शिलालेख कोई नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? यानी पकी हुई मिट्टी का हल। तो ये हुआ है बनमाली से। कहाँ से? बनमाली से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बनमाली। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो वो है कौन है? बी ए अस्म। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम वही आंसर देंगे जो घटना चक्र में है। प्रश्न संख्या 18, बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि बोगाजकोई जो अभिलेख है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वो है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। जहाँ एशिया माइनर में बोगाजकोई अभिलेख मिला है, उसमें दावा किया गया है कि आर्य पूरब की ओर गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है बोगाजकोई अभिलेख। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या, थोड़ा लंबा प्रश्न है तो देखते हैं। पाषाणकालीन स्थल और नए पाषाणकालीन स्थलों के नाम। तो ये है तो यहाँ पर देखिए, उतनूर। उतनूर जो है, उतनूर तेलंगाना में है। कहाँ में है? तेलंगाना में। चिरांद ये है बिहार में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। बुफकराल कहाँ है? कश्मीर में। अब पेयमपल्ली कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20, ये भी बड़ा है तो इसको भी देख लिया जाए। महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी। तो मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये था कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर। और गंधार की, तो गंधार की था तक्षशिला। अंग का था चंपा और वत्स का था कौशाम्बी। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 का 4, 1 का 4 किसमें है? तो ये ए है। 1 का 4, 2 का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 21, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध
किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया वो परुस्नी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? परुस्नी नदी के तट पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, परुस्नी नदी। प्रश्न संख्या 22। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो मगध की जो राजधानी था वो था राजगिरी। कहाँ? इसी को गिरिव्रज भी कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन वैदिक काल में जो चर्चा है वो है राजगिरी का, गिरिव्रज। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पाटलिपुत्र स्थापित हुआ राजधानी। प्रश्न संख्या 23। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था इसके लिए कोई डेट निश्चित नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई इसका सही आंसर है। आयोग इसका ई आंसर ही देता है। ये 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 24। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन के काल में जो गंगा के जो दक्षिण क्षेत्र है ये बिहार है, और बिहार के बीच से गंगा जाती है। गंगा के जो दक्षिण क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा जाता था मगध। मगध, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध। तो यहाँ पर मगध ऑप्शन में नहीं है, यही इसीलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? तो मरम्मत करने की बात है तो ये किया था रुद्रदामन। कौन? रुद्रदामन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रुद्रदामन। प्रश्न संख्या 26। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये अवशेष है गुप्त काल के। किसके? गुप्त काल, गुप्त कला। तो यहाँ पर कला होगा गुप्त कला। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुप्त कला। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह समर्पित है सोम और इस पे नामांकित देवता का। तो इन्हीं को समर्पित है, सोम और इस पे नामांकित देवता को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद। किसमें मिलता है? ऋग्वेद। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 30। 30वां प्रश्न कहता है निम्न में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया वो किया गया वैशेषिक दर्शन में। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में परमाणु का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31। 31 प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंडल ग्राम। ये बहुत बार पूछा है, 42 में पूछा है, 47 में पूछा है, 54 से 55 में भी पूछा हुआ है, 53 होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 32। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो मृत्यु हुई थी महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में। कहा? पावापुरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पावापुरी। प्रश्न संख्या 33। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जामिल थे। कौन? जामिल, जो महावीर के दामाद थे। तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, उसको कहते हैं 14 पूर्व। इसको 14 पूर्व। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 पूर्व। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूल अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो महायान और हीनयान में कौन करता है प्रतिनिधित्व? तो ये देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। जो महायान है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हीनयान है वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। तो यही मूल अंतर है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। प्रश्न संख्या 36। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो पहला धर्म चक्र प्रवर्तन यानी ज्ञान दिया था, वो दिए थे सारनाथ में। कहा? सारनाथ में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सारनाथ। प्रश्न संख्या 37। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, तो मृत्यु हुआ था कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर में। कई भी कई बार पूछा हुआ है, तो कुशीनगर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध की। किसकी? बौद्ध की। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किस संबंध है, यानी किससे संबंध है? तो यह है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जैन धर्म। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान, दोनों धर्म अहिंसा की बात करता है, वेद के प्रति उदासीनता है, रीति व रिवाज की अस्वीकृत करता है, लेकिन आत्मदमन दोनों में अंतर है। तो समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि ये संलेखना विधि से जो जैन है वो अपने आप को मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का है। कहीं कहीं लिखा होता है चौथी पीढ़ी का, कहीं कहीं पर पांचवी पीढ़ी का लिखा होता है, और जो घटना चक्र में दोनों दिया हुआ है। तो आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि अब आयोग इसका क्या आंसर दिया था हमें अभी पता नहीं है। तो ज्यादातर इस जगह लिखा होता है पांचवी पीढ़ी। तो ऑप्शन सी इसका ही सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आश्रय गृह के रूप में किया था आजीवकों ने। कौन? आजीवकों ने। आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे वही किए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं
तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली गोसाल थे। कौन थे? मोखली गोसाल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोखली गोसाल। कहीं पर गोसल, कहीं पर गोसाल लिखा होता है। प्रश्न संख्या 44। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के में एक किला बनाए थे पटना में, वो थे अजात शत्रु। लेकिन संस्थापक देता है किनको? ये देता है उदयन को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन। प्रश्न संख्या 45। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित की थी? तो राजधानी सबसे पहले बनाए थे उदयन। कौन? उदयन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उदयन। प्रश्न संख्या 46। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये चयन किया गया था उदयन के द्वारा। अभी आया था प्रश्न, किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उदयन। प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो यहाँ पर यह भी आंसर आ जाएगा, उदयन। फिर से ऑप्शन डी, उदयन। यहाँ पर देखिए 48वां प्रश्न कहता है ताम्रपाषाणी युग स्थल और ताम्रपाषाणी युग स्थलों की नदियां। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आहर संस्कृति है वो बनास नदी के किनारे हो जाएगा। कौन? बनास नदी के किनारे। और कायास्था जो है वो काली सिंधी नदी के किनारे। स्वालदा जो है ताप्ती नदी के किनारे, और मालवा जो है वो नर्मदा नदी के किनारे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, आहर, बनास, यहाँ पर 4 होगा, 5 नहीं होगा, 4। आहर, बनास। तो 1 का 4 किधर है? 1 का 4 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। और कायास्था 3, फिर 1, फिर 2। तो यहीं पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ है बीपीएससी असिस्टेंट में। प्रश्न संख्या 39, माफ कीजिएगा 49। प्रश्न संख्या 49। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थूलभद्र। प्रश्न संख्या 50। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। प्रश्न संख्या 51। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगिरी या गिरिव्रत। यहाँ पर राजगिरी हो जाता है या गिरिव्रत। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजगिरी। प्रश्न संख्या 52। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो जीवक था। यहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजी टाइपिंग हो गया है। तो मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो जीवक था। कौन था? जीवक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जीवक। 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया है। आज मतलब री एग्जाम हुआ था, एक एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो दूसरा एग्जाम हुआ है, तो इसलिए आज यहाँ पर लिख दिया गया 2022। प्रश्न संख्या 53। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम? तो अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हर्यक वंश। प्रश्न संख्या 54। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान की थी वो क्या था? विलियम जोन्स ने। कौन? विलियम जोन्स। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। प्रश्न संख्या 55। ब्राह्मी लिपि
को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 56, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? जो तो कुमार संभव में जो कहानी के चरित्र का जो कहानी है वो है कार्तिकेय। किसकी जन्म की है? कार्तिकेय की। भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ साथ कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्तिकेय। प्रश्न संख्या 57, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडिका। प्रश्न संख्या 58, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सूचियां के नीचे दिए गए फुटो का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजतरंगिणी है। सबसे पहले राजतरंगिणी जो कलहन द्वारा लिखा गया है, विक्रमादेव चरित्रम जो बिल्हन द्वारा लिखा गया है, बृहत संहिता ये ब्राह्महीर द्वारा लिखा गया है, और मूसिका मसा ये अतुला द्वारा लिखा गया है। तो देखिए बृहत संहिता 4, तो 1 के 4 किधर है? तो सी में है। 1 के 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। मूसिका मसा यानी 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और फिर राजतरंगिणी कलहन 1। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे ये पूछा हुआ है ऑडिटर में, बीपीएससी। प्रश्न संख्या 59, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 7, मेगास्थनीज दूत था, यानी मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सेल्यूकस। प्रश्न संख्या 61, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न संख्या 62 कहता है, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? कैलाशनाथ मंदिर, तो कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वंश ने बनाया है, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, पल्लव वंश। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो। ये भी देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, तो बड़ा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कौटिल्य क्या लिखे थे? अर्थशास्त्र। कौटिल्य क्या लिखे थे? अर्थशास्त्र। पाणिनि अष्टाध्यायी और कालिदास कुमार संभव और कामंदक नीतिसार। तो देखिए ये जहाँ पर ऑप्शन है इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर देते हैं, इसको और ऊपर ला देते हैं। तो कालिदास कौटिल्य थे, वो कौटिल्य लिखे थे ये कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी। तो 1 का 2 और 2 का 1, सी का 4 यानी कामंदक नीतिसार लिखे थे, और डी का 3। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये झुकाव था खारवेल का। किसका? खारवेल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, खारवेल। ऑप्शन माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 65, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किस वंश से?
तो ये चेदी वंश से था और चेदी वंश के संस्थापक थे महामेघवाहन, तो इन्हीं के नाम पर हो जाता है महामेघवाहन वंश। तो यहाँ पर सही आंसर चेदी वंश होगा। हालांकि दोनों वंश कहीं कहीं पर लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चेदी वंश। प्रश्न संख्या 86, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया है, कौन हुनों को पराजित किए थे? तो वो थे स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 68, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो अप्रहत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहत कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो यो यात्रा किया था सुंगयुन 515 से 520, आया था किया था 518 के आसपास आया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भारत का यात्रा किया था वो क्या था? ह्वेनसांग। कौन? ह्वेनसांग। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। दोस्तों, जो बीपीएससी 70वीं बीपीएससी है, उसके लिए ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 69वीं बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, टोटल सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 71, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंग। क्या नाम है? राजतरंग। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा राजतरंग। प्रश्न संख्या 72, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र वो था बिहार में। कहाँ था? बिहार में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर बिहार। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के संस्थापक था नान्यदेव। कौन? नान्यदेव। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा नान्यदेव। प्रश्न संख्या 74, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। कौन? हरि सिंह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह। प्रश्न संख्या 75, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? तो अछूत की अवधारणा जो उद्धत हुई थी वो हुआ था धर्मशास्त्र के समय। कब? धर्मशास्त्र के समय। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी वो किया गया था कश्मीर में। कश्मीर में। कहाँ किया गया था? कश्मीर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। प्रश्न संख्या 77, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो अभी क्वेश्चन आया था, ये 66वीं ईस्वी में ही पूछा गया है। तो ये हुआ था कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था राजगीर में। कहा? राजगीर में।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर। प्रथम 79 है प्रश्न संख्या। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा महाकश्यप। इस 67 बीपीएससी में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 80। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध के यानी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहला बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था राजगीर में। कहा? राजगीर में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 80 समाप्त कीजिए 81। प्रश्न संख्या 81 है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? फिर आ गया ये प्रश्न। तो ये था राजगिरी में। कहा? राजगिरी में। 67 बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था एक बार कैंसिल होके तो वहां पूछा गया था। तो राजगिरी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो जन लिखता है कि बुद्ध के जीवन 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उसके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह दोनों स्थान ए और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलित करना है। तो सुमेलित जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम वचन सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। तो 2 यहाँ पर देखिएगा जन्म लुम्बिनी में। तब 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 किसमें है? 3 2 1 4 यानी कि 3 2 1 4 है ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो। प्रश्न संख्या 83। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। प्रश्न संख्या 84। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 85। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। प्रश्न संख्या 86। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। जहाँ कहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी स्थान पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो। प्रश्न संख्या 87। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक यानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो वैशाली में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिसप्रिंट हो गया है तो वैशाली में होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची है अंगुत्तर निकाय में और भागवती सूत्र में। इन सब में 16 महाजनपदों की चर्चा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय। भागवती सूत्र नहीं है ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 90। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित हुआ। कब? गुप्त काल में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल।
प्रश्न संख्या 91, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू किया गया था ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। एक यहाँ पर मध्यकालीन भारत में भी दे दिया है घटना चक्र का, तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 93, नीचे दो वक्त तक दिए गए यानी वक्तव्य दिए गए हैं, जिस कथन ए और दूसरा कारक आर है दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़े। तो कथन ए कहता है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, तो सही है। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। और आर कहता है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना प्रारंभ हो गया था, तो ये भी सही है, कोई राजकीय प्रश्रय नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए नहीं हुआ था कि प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तब वो आया था, विध्वंसकारी था बख्तियार खिलजी और उसको तोड़ दिया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। कब? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। प्रश्न संख्या 95, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी थी और गिरिव्रज यानी राजगिरी। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पुराना वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा गिरिव्रज। हालांकि दे नहीं रहा है कि पुराना वाला पूछ रहा है कि क्या मगध की राजधानी कौन सी थी, ये पूछ रहा है। तो ज्यादातर रहा था पाटलिपुत्र, लेकिन कम समय के लिए रहा था गिरिव्रज। हालांकि ये क्वेश्चन विवादित हो गया, दोनों में से कोई लगा सकता है। प्रश्न संख्या 96, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी पूछ रहा है मगध का, तो वो था उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रथम राजधानी था राजगिरी। कौन था? राजगिरी। तो राजगिरी जो था वो प्रथम राजधानी, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा। पाटलिपुत्र तो दूसरा राजधानी बना। प्रश्न संख्या 97वां प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात किया था मौर्य वंश। कौन? मौर्य वंश। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। प्रश्न संख्या 98, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वो है विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्राक्षस, उसी में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विशाख दत्त। प्रश्न संख्या 99, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त। कौन? विशाख दत्त। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के जो समकालीन था मगध का राजा वो था घनानंद। कौन सा? घनानंद। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, घनानंद। दोस्तों इस वीडियो में केवल 100 प्रश्न है और अगला वीडियो में बाकी प्रश्न को करवा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दो पार्ट में इस वीडियो को प्राचीन भारत इतिहास को पूरा खत्म हो जाएगा।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।